Hello, good evening, students. Today in 11th class physics, we are continuing our discussion on angular momentum. तो angular momentum बच्चों अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. Angular momentum, this is the rotational analog of linear momentum. जो linear momentum में अभी हम लोग पढ़ते थे ट्रांसलेटरी मोशन में linear momentum जैसा एक टर्म था, वैसे ही टर्म रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम है. और एंगुलर मोमेंटम को अभी हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसमें अभी हम लोगों ने ये बताया था कि P, if this is equal to m into v, then this angular momentum was defined as moment of momentum. तो इसको अभी हम लोगों ने r क्रॉस p लिखा था. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों फिक्स है, क्योंकि अभी हम लोगों को ये मालूम है दिस इज एन एक्सियल वेक्टर, दिस वी हैव डिस्कस, दिस एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास इन डिटेल, है ना. तो अभी हम लोगों ने इसमें ये बोला था L इज इक्वल टू आर इंटू पी इंटू साइन थीटा, ये इसका रिलेशन है. अब इसमें हम आपको बता दें कि अगर ये ओरिजिन है और दिस इज द पार्टिकल ऑफ मास m विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, और इस मास m का जो पोजीशन वेक्टर है अगर r है, तो ये r को आप आगे बढ़ा दीजिए और ये r का एंगल किसके साथ, मोमेंटम के साथ. मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो mv का डायरेक्शन होगा. तो अभी हम लोगों ने बोला वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, तो मोमेंटम का भी यही डायरेक्शन होगा. तो अभी हम लोग इस डायरेक्शन को या तो v बोल सकते हैं या p बोल सकते हैं. तो r और p के बीच में एंगल अगर थीटा है तो एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है वो r इंटू पी इंटू साइन थीटा होता है. फिर इसको अभी हम लोगों ने एक तरीके से और बताया था कि आप मोमेंटम को किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप r को p के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो. p का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये दोनों, इन दोनों के मतलब अभी हम लोगों ने बहुत डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस किए थे. सपोज ये p है और ये r है और ये एंगल थीटा है, तो अभी हम लोग इसमें ये बोलेंगे कि आप p को पीछे बढ़ा दीजिए और इस ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, तो ये r परपेंडिकुलर कहलाता है. तो p को आपको किससे, r परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करना है. या फिर हम लोगों ने और क्या बोला है कि आप इसका ये वाला जो कंपोनेंट है p cos थीटा, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है p sin थीटा, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आप r से मल्टीप्लाई कर दो, p परपेंडिकुलर इनटू r, है ना. तो तीन तरीके से एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन करते हैं, एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास. अब हम लोग आज क्या कर रहे हैं बच्चों, आज एंगुलर मोमेंटम के ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं. किसी को अगर ऐसा लगता है कि ये चीज जो आज अभी हमने बताई है वो बहुत फास्ट बता दी है, तो ऑब्वियसली इसका रीजन है वी हैव सिंपली रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, है ना. अभी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फुल्ली. अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल के लिए तो सारी चीजें अभी हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर अभी हम लोग किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये सारी चीजें डिफाइन कर रहे हैं. सपोज वी आर हैविंग अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. एक्सिस को फिक्स रखने से फायदा क्या है बच्चों, अभी हम लोग बोलेंगे कि आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड भर कंसिडर कर सकते हैं. सपोज दिस इज द एक्सिस एंड सपोज दिस एक्सिस इज द जेड एक्सिस, और इसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलकर बना हुआ है, एंड दिस इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ n particles of masses m1, m2, m3 and so on up to mn, and these particles
दीज आर दी पार्टिकल्स। सपोज ये एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और ये r1 डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो ये पार्टिकल बच्चों एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा जिसका रेडियस r1 होगा। एक और पार्टिकल ले लो, इसका मास सपोज m2 है, तो सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा जिसका रेडियस कितना r2 रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कंसिडर an object made of n particles of masses m1, m2, m3 and so on up to mn, which are moving on circular orbits of radiuses r1, r2, r3 and so on up to rn। ऐसा कुछ दिया। अब the object moves with a constant angular velocity omega। ये ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो ओमेगा। सो ऑल दी पार्टिकल्स, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम एंगुलर मोमेंटम सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। ऑल दी पार्टिकल्स मूव विद ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी बच्चों कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अगर पार्टिकल्स अलग अलग रेडियस पर मूव कर रहे हैं, इसमें ये अभी हमने पहले भी बताया था। सपोज दिस इज द एक्सिस और ये जो पेन है ये रोटेट कर रहा है, ये यहां से यहां तक रोटेट करेगा, तो सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव करेंगे। ऑल द पार्टिकल्स विल मूव थ्रू द सेम एंगल इन सेम टाइम। सारे पार्टिकल्स सेम एंगल कवर करेंगे सेम टाइम में। मतलब क्या है, अगर ये पेन रोटेट करके यहां से यहां तक आ गया तो इसका ये पार्टिकल जितना एंगल कवर कर रहा है उतना ही ये वाला कवर कर रहा है, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन सभी की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, है ना। जिसका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जैसे इसका सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कम है तो इसका जो लीनियर स्पीड होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी वो ज्यादा कम होगी, और इसका रेडियस ज्यादा है तो v इक्वल टू आर ओमेगा में अभी हम लोग ये कहते हैं लार्जर द वैल्यू ऑफ r लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ v। अब इसमें अगर आप देखो, सपोज ये ऐसा रोटेट करके इधर आ गया, तो इस वाले पार्टिकल को अगर आप देखो तो ये वाला पार्टिकल बच्चों उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये वाला पार्टिकल उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम लोग इसको कैसा कहते हैं, दैट लार्जर द वैल्यू ऑफ r लार्जर विल बी व्हाट द वैल्यू ऑफ v। क्योंकि स्पीड कैसे मिलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, टाइम दोनों का सेम है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं दैट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल, हमने आई ऐसा एक जनरल कर दिया, अब हम फर्स्ट वाले का निकालेंगे, सेकंड वाले का, सभी का अभी हम लोग जनरलाइज करके ith पार्टिकल अभी हम लोग ने लिख लिया, है ना। अब vi विल बी इक्वल टू ri इंटू ओमेगा। सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम है इसलिए ओमेगा आई नहीं लिखा, सो vi इज इक्वल टू ri इंटू ओमेगा। उसके बाद लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल, ये pi आ जाएगा और ये mvi आ जाएगा, और vi की वैल्यू रख लो। लीनियर मोमेंटम कैसे मिलता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब हम लोगों ने मास लिख लिया, वेलोसिटी कितनी है ri इंटू ओमेगा, ये लिख लिया, ये mi इंटू vi, क्योंकि पार्टिकल्स के मासेस बच्चों अलग अलग हैं। linear momentum of the ith particle pi will be equal to m into v, mass of the ith particle into velocity of the ith particle। और इसमें अभी हम लोगों ने क्या किया, vi की जगह ri इंटू ओमेगा रख दिया। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल,
ये एल आई लिख दे रहे हैं। एल आई कैसे मिलेगा? आर आई इंटू पी आई, और आर आई को ऐसा ही लिखा रहने दो। पी आई को अभी हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों? ये पी आई की वैल्यू रख लो, क्या? एम आई इंटू आर आई इंटू ओमेगा। और थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो आर आई ऐसा ही लिखा रहने दो, आर आई इंटू पी आई को एम आई वी आई लिख दो, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे? वी आई को आर आई ओमेगा लिख दो, ये आ जाएगा आर आई इंटू एम आई इंटू आर आई इंटू ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं, आर आई इंटू एम आई इंटू आर आई इंटू ओमेगा। तो अब क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करने पर एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। ये ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ गया। और ये जितने भी हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑल एल आई इज अलोंग द एक्सिस। हम लोगों ने ये तो एस्पेक्ट डिस्कस किया था, अगर कुछ ऐसा रोटेशन आ रहा है तो रोटेशन के डायरेक्शन में आप कर्ल ऑफ द फिंगर्स ले लो। अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऐसा आ गया, ये डायरेक्शन आ जाएगा एल आई का। जितने पार्टिकल्स हैं वो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें सभी का एल आई का डायरेक्शन बच्चों कहां के अलोंग होगा? इट विल बी अलोंग द एक्सिस। अब क्या कर सकते हैं? देखो, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लो सारे पार्टिकल्स का, तो आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अब इसमें अप्रोच क्या किया है अभी हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि ये जो रिजिड ऑब्जेक्ट है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उन सारे पार्टिकल्स के मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ है। और ये कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं? ये r1 डिस्टेंस, r2 डिस्टेंस और r3 डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने बोला सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होगा, सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होगा, लेकिन सारे पार्टिकल्स की लीनियर स्पीड जो है बच्चों अलग अलग आएगी। तो वी आई की वैल्यू आर आई इंटू ओमेगा। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल कैसे मिलेगा? m इंटू वी, एम आई इंटू वी आई। तो वी आई की जगह आर आई इंटू ओमेगा लिख दिया। अब उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? आप एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए आर आई इंटू पी आई कर लो, आर को पी से मल्टीप्लाई कर लो, आर आई लिख लिया, पी आई की जगह एम आई वी आई, और फिर वी आई की वैल्यू रख दी। तो फाइनली क्या मिला है? एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। ये ith पार्टिकल का मिला है। अब नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट, ये यहां पर लिख देना। अब इसके बाद this is the z axis, momentum, angular momentum of the rigid object L will be equal to L1, इसको ऐसा लिख दे रहे हैं, this is summation of Li, ऐसा लिख दे रहे हैं। angular momentum of the rigid object will be sum of the momentum of all the particles, sum of the momentum of sum of the angular momentum of all particles, ऐसा कर लो। क्या करें बच्चों, इसको यहां पर लिख देते हैं, है ना, क्योंकि अब सारे स्पेस जो है ये भर गया, क्योंकि ये तो अब हम लोगों को पता है इधर ये, चलो, क्योंकि ये सब चीजें मेन काम की है वो नहीं रब कर रहे। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? एल निकालना है तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, फिर दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, तीसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के एंगुलर मोमेंटम्स ऐड कर लो, समेशन एल आई। तो ये कितना आ जाएगा? एल विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन अप टू Ln। कैसे मिलेगा? L हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था? एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। वैल्यू रखो बच्चों, आई की जगह 1,
तो m1r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3r3 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज बच्चों सब्स्टिट्यूट कर लो तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ओमेगा कॉमन m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। और ये बहुत फेमिलियर टर्म है जो अभी हमने पूरे रोटेशनल मोशन में यूज किया। ये क्या चीज है बच्चों, समीशन mr स्क्वायर, और समीशन mr स्क्वायर क्या होता है, आई होता है। तो L की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, L की वैल्यू I इंटू ओमेगा। दिस इज द फाइनल रिलेशन। अब इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, ये बच्चों यहां तक है, यहां से ये डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, ठीक, और उसके बाद ये आया। तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, ऐसा कह सकते हैं। इधर से मेन डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, आई इनटू ओमेगा। दिस इज द फाइनल रिलेशन। और इसको अगर आप कंपेयर करके देखो तो P इज मास इनटू वेलोसिटी। ट्रांसलेटरी मोशन में मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की जगह आई आ गया, वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ गया, है ना। चलो अब नेक्स्ट रिलेशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट रिलेशन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों अब अच्छे समझना। सारी चीजें जो है बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन में जैसी पढ़ी थी बिल्कुल वैसी ही आ रही हैं। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता था कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें अब हम लोग क्या करने वाले, देखो ध्यान से। देखो इसमें अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ था। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स आप नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये फोर्स को आप जीरो रख दो, डेल्टा P बाय डेल्टा T जीरो, यानी डेल्टा P जीरो। डेल्टा P जीरो का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम जीरो। चेंज इन मोमेंटम जीरो मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, है ना। तो अब हम लोग इसको कैसा बोलते थे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the system, then momentum of the system remains constant। ये अभी हमने रिवाइज करा दिया बच्चों, किसका, ट्रांसलेटरी मोशन का। अब न्यूटन सेकेंड लॉ का रोटेशनल एनालॉग अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, मोमेंटम की जगह एल आ जाएगा। तो अब हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। ऐसा लिख सकते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा
एल बाय डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट वी राइट डाउन। अब क्या लिखें, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, if no external torque acts on the system, then टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, तो क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू बच्चों कितनी, 0 आ जाएगी। कोई टॉर्क नहीं लग रहा मतलब टॉर्क 0, टॉर्क 0 मतलब डेल्टा एल बाय डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्क, और टॉर्क 0 है, तो डेल्टा एल बच्चों 0 है। डेल्टा एल 0 है मतलब एल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा अभी हम लोग और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। जैसे अभी हम लोग इसमें ये बोले कि एल कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। एल कांस्टेंट होने का मतलब है आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट। एल का जो फॉर्मूला है आज ही पढ़ा है, आई इंटू ओमेगा। तो आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट मतलब क्या होगा, I1 इंटू ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब अगर आप आई को कम करोगे तो ओमेगा बढ़ जाएगा, आई को अगर आप कम करोगे तो क्या होगा बच्चों, ओमेगा बढ़ जाएगा, है ना। इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बच्चों आपने देखा होगा, रोलर स्केट्स पे कुछ लोगों को परफॉर्म करते हुए, या आइस स्केटिंग पर अगर देखा हो, या किसी स्पिनिंग डिस्क के ऊपर देखा हो, है ना। आपने देखा होगा कि ये किसी एक जगह पर खड़े होके जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं, जो भी लोग रोलर स्केट्स पर या आइस स्केटिंग पर परफॉर्म करते हैं, दे स्ट्रेच देयर हैंड्स आउटवर्ड। उनके हाथ ऐसे स्ट्रेच्ड हैं और वो रोटेट करना शुरू करते हैं, है ना। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि कुछ लोग आइस स्केटिंग पर परफॉर्म करते समय हाथों को फैलाकर, स्ट्रेचिंग देयर हैंड्स आउटवर्ड, दे स्टार्ट स्पिनिंग अबाउट सम एक्सिस, घूमना शुरू करते हैं। और अचानक हाथ अंदर की तरफ फोल्ड करने से, हाथ जब बाहर की तरफ है तो कुछ स्पीड है, लेकिन हाथ जब अंदर कर लिए, when the performer takes or folds his hands inwards, हाथों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो अचानक से ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा होता है। अब ये क्यों है, सोच कर देखो। इसमें अभी हम लोग ये बोलते हैं कि देखो दो कंडीशंस अभी हमने आपको बताई हैं। ये सपोज इमेजिन करो ये टेबल है एंड दिस इज द पर्सन। बच्चों डायग्राम हमारा अच्छा नहीं है, है ना। डायग्राम आप अच्छा सा बना लेना। ये दो लेग्स हैं, ये हैंड्स हैं, दीज आर दी हैंड्स, हाथ बाहर की तरफ स्ट्रेच किए हुए, है ना। एंड दिस इज द एक्सिस। बच्चों ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हमारा जो रोलर स्केट्स वाला या डिस्क, स्पिनिंग डिस्क में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका डायग्राम है ना। बहुत अच्छा नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दिस इज गुड। अब हमने क्या बोला, इसने क्या किया, अचानक से इसमें इसका कुछ आई है और इसका कुछ ओमेगा है, ये ऐसा कुछ स्पिन कर रहा है। अब इसने क्या किया, इसने अपने हाथों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, ऐसे ऊपर की तरफ उठा लिए, या ऐसे कर लिए, या ऐसे कर लिए, ऐसे थे स्ट्रेच्ड, उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, कैसा भी। तो ये इनको, इसने इन हाथों को ऐसा कर लिया, इन हाथों को, दोनों हाथों को उसने ऐसा कुछ कर लिया, है ना। अब क्या होगा, इसमें ऐसा करने से क्या होगा, ये देखो ये जो मास है ये एक्सिस से दूर था, ये वाला भी एक्सिस से दूर था, ये भी एक्सिस से दूर था। तो समीशन mr स्क्वायर
बच्चों यहां पर लार्ज वैल्यूज थी, ये जो हाथ थे इनके मासेस एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पर थे। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, समीशन एम आर स्क्वायर यानी आई की वैल्यू लार्ज होगी। अब क्या किया, हाथ अंदर की तरफ फोल्ड किए, हाथ अंदर की तरफ फोल्ड किए तो क्या होगा, अब ये जो मासेस थे वो एक्सिस के पास में आ गए, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब ये जो मासेस दूर दूर थे वो पास में आ गए। अब मासेस पास में आ गए तो क्या होगा, समीशन एम आर स्क्वायर जो आई अभी हम लोग निकालते हैं, ये आई की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई। तो ये फर्क समझ में आना चाहिए कि जब बाहर की तरफ हाथ स्ट्रेच किए हुए थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा थे, और हैंड्स स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स, आई की वैल्यू लार्ज है। हैंड्स, इसका एक और एग्जांपल देंगे, स्ट्रेच्ड इनवर्ड्स, क्योंकि ये तो अभी आप कर नहीं पाओगे, सिर्फ देखोगे। दूसरा एग्जांपल आप खुद कर पाओगे। हैंड्स स्ट्रेच्ड इनवर्ड्स, आई जो है वो डिक्रीज हो गया। हैंड्स स्ट्रेच्ड इनवर्ड्स, द वैल्यू ऑफ आई डिक्रीजेस। अब क्या होगा, हमने बाहर से कोई टॉर्क तो लगाया नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ आई को अभी हम लोगों ने कम कर दिया। अब नंबर से समझने की कोशिश करना। पहले सपोज ये 100 है और ये बच्चों 2 है। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हाथ स्ट्रेच किए हुए थे तब आई की वैल्यू 100 थी और ओमेगा स्पिनिंग स्पीड जो है 2 थी। अब क्या किया, हाथ अंदर की तरफ स्ट्रेच किए तो ये कितना हो गया, सपोज समझने के लिए हमने बोला आई कम होकर 20 हो गया। आई की वैल्यू पहले 100 थी, अब अंदर की तरफ हाथ स्ट्रेच कर दिए तो आई की वैल्यू 20 हो गई। तो ये 200 आंसर लाने के लिए अब क्या होगा, ये 100 इंटू 2 था तो ये 20 इंटू 10 लिखना पड़ेगा। मतलब ओमेगा की वैल्यू जो पहले 2 थी वो ओमेगा की वैल्यू 10 हो जाएगी। मतलब 2 की स्पीड से रोटेट कर रहा था, अब 10 की स्पीड से रोटेट करेगा। तो सडनली व्हाट हैपेंस व्हेन द परफॉर्मर फोल्ड्स द हैंड्स इनवर्ड, द स्पीड ऑफ रोटेशन सडनली इंक्रीजेस, है ना। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल बच्चों, ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपने देखा होगा पार्क्स में कुछ झूले लगे रहते हैं, कैसे, एक स्पिनिंग डिस्क है ऐसा कुछ, और इनमें अभी हम लोग कहते हैं, आपने देखा होगा उसमें कुछ पार्टीशंस रहते हैं, कुछ ऐसे पार्टीशंस रहते हैं, और यहां इन पार्टीशंस के बीच में बच्चे कुछ खड़े हो जाते हैं। तो इनमें अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करना, ये सपोज ये स्पिन कर रही है, ये स्पिन कर रही है ऐसी कुछ, दिस इज स्पिनिंग, ये एक डिस्क है जो कि स्पिन कर रही है ना। और इस स्पिनिंग डिस्क में आपने देखो बड़े से प्लेटफॉर्म्स रहते हैं सर्कुलर शेप के, जिनको आप हाथ से पकड़ के घुमा सकते हैं, है ना। ये मेरी गो राउंड जैसे झूले रहते हैं, लेकिन इसमें बैठने के लिए नहीं, सिर्फ खड़े रहने के लिए जगह रहती है ना। अब आप यहां कहीं पर खड़े हुए हैं एकदम कॉर्नर में, इन हैंडल्स को पकड़ के, है ना। सपोज 4 लोग खड़े हुए हैं और आपने कुछ एंगुलर स्पीड दे दी, तो अब क्या होगा, ये 4 लोग जो हैं अगर अंदर की तरफ आ जाएंगे, अगर ये चारों लोग अंदर की तरफ आ जाएंगे, इमेजिन करना बच्चों, इमेजिन क्या, ये चीज प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो। आप 4 लोग खड़े होकर उस झूले पर झूलो, द मेरी गो राउंड ऑन विच देयर इज पोजीशन टू स्टैंड, आप उसमें खड़े हुए हो और कहां की तरफ खड़े हुए, इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में बाहर की तरफ खड़े हुए हो। अब क्या करोगे, अंदर की तरफ आ जाओ। तो अंदर की तरफ आने से क्या होगा बच्चों, वही इफेक्ट होगा कि जो एक्सेस थी उसमें पहले आप दूर दूर खड़े हुए थे, यू आर स्टैंडिंग फार अपार्ट फ्रॉम द एक्सेस। नाउ व्हाट हैपेंस, यू आर मूविंग इनवर्ड्स, इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर आ गए, इधर वाला पर्सन जो है वो भी अंदर आ गया। तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कम हो जाएगी, आई की वैल्यू डिक्रीजेस। सो व्हाट हैपेंस, आई डिक्रीजेस, और आई अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकली बच्चों अभी आप परफॉर्म करके भी देख सकते हो, है ना।
तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और इस पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ऑन द नेक्स्ट टर्न। तो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ऑन द नेक्स्ट टर्न। दैट्स ऑल फॉर टुडे।